होने का रास्ता साफ हुआ है। तो मैं बारी बारी से एक एक चीज़ का रिपोर्ट कर देता हूँ। सबसे मज़ेदार बात यह है कि वाइस चांसलर साहब को शायद इस बार के एकेडमिक काउंसिल में इस बात का अंदाज़ा चल गया था कि वो भागेंगे तो हम उनको भागने नहीं देंगे, पकड़ करके हर एक मुद्दे को रिजॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेप्रिवेशन पॉइंट से। डेप्रिवेशन पॉइंट का कैप जो है 10 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया है। और क्वार्टाइल की जो महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर, SC, ST, OBC, PH, VH, उनको 7 पॉइंट और नॉन क्वार्टाइल की जो महिलाएं हैं उनको 5 पॉइंट कर दिया गया। नॉन क्वार्टाइल बोले तो जो अर्बन एरिया की लड़की उसमें SC, ST, OBC नॉन क्वार्टाइल जो हम सहमति बना करके गए थे ऑल आउट में, वो फार्मूला पास हो गया। मतलब अगर नॉन क्वार्टाइल से SC, ST, OBC ये जो प्रपोजल पे ऑल ओवर हुआ था ना, जिसपे हम लोग कल साइन किए थे, वो प्रपोजल एज इट इज पास हो गया डेप्रिवेशन। उसके बाद जो OBC रिलैक्सेशन का सवाल था उसको हम लोगों ने ऑल लेवल पे करवा लिया है। तीनों लेवल पे OBC रिलैक्सेशन को ये लोग इस बार से ही लागू कराएंगे। ये दोनों ही मैटर रिजॉल्व हुआ। साथ ही साथ हॉस्टल अलॉटमेंट में 27% OBC रिजर्वेशन को भी मान लिया। और इसमें एक और बड़ी बात थी कि नहीं, उसको खत्म कर रहे हैं। ऑलरेडी एक बोल रहा है। जो छूटेगा टारगेट करोगे क्या? OBC ने जो जनरल में क्वालिफाइड कर दिया 27% बावजूद, तो उनको भी पहले प्रेफर दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं दिया जाता था। नहीं, उसमें ऐसे नहीं है। इसमें ये है कि आप बाद में अलग रिपोर्ट कीजिए। आपका जो समझदारी आप जितनी भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी का सेपरेट लिस्ट बनाएंगे, मेरिट लिस्ट। जो सेंटर में हम लोगों का रिजल्ट आता है उसमें जिस तरीके से लिस्ट होता है वैसे लिस्ट नहीं बनाएंगे। जो टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे उनका सेपरेट रहेगा। और OBC जो कैंडिडेट है उनको 27% OBC रिजर्वेशन के साथ दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो OBC के कैंडिडेट होते थे, अगर वो जनरल में क्वालिफाई कर जाते थे तो उनको सबसे लास्ट में हॉस्टल मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा। उनको जो है सेपरेट लिस्ट बना करके जनरल के साथ जो वो सफ़र करते थे ऐसा नहीं होगा, उनको भी हॉस्टल अलॉटमेंट के लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये चीज़। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था वाइवा का, काफ़ी डिस्कशन के बाद और पिछले एकेडमिक काउंसिल से इस एकेडमिक काउंसिल में फ़र्क यही हम देख पाए कि टीचर के एक सेक्शन का अपोजिशन था, लेकिन एक सेक्शन टीचर ने ज़बरदस्त सपोर्ट किया हमारे इशू को, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बाकायदा 2 स्कूल की डीन खड़ा होकर के, इनफैक्ट 3 स्कूल की डीन खड़ा होकर के, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, SIS और SL के डीन ने कहा कि ये नंबर कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो उन्होंने नहीं कहा, डिस्क्रिमिनेशन कहा उन्होंने, कुछ भी कहिए, लेकिन उस नंबर को रिड्यूस करना चाहिए। इस पर वाइस चांसलर का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का एग्रीमेंट था, टीचर के एक बड़े हिस्से का एग्रीमेंट था। लेकिन चूँकि ये मैटर जो है सीधे तौर पे ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी लेवल का है। आप सब लोग जानते हैं कि डेप्रिवेशन पॉइंट वाले मामले में भी और OBC रिजर्वेशन वाले मामले में भी ये सेंटर के अप्रूवल के लिए जाता है। वाइस चांसलर ने एक कमेटी बना दी है जिसमें JNU SU के रिप्रेजेंटेटिव, जुनूटा के रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खास करके डिप्राइव्ड कम्युनिटी के जो टीचर हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करके एक कमेटी बना देगा। और ये कमेटी ऐसा नहीं है कि कमेटी आज बना दिया और 3 साल तक रहेगा। वाइस चांसलर ने कमिट किया है कि अगले ही एकेडमिक काउंसिल में पास करा करके 20 पे तो अभी वो पास करने के लिए तैयार थे, 30 से घटा करके 20 करने पे, लेकिन हम लोगों का था 10 से 15, इसीलिए हम लोग 20 वाले प्रपोजल को माने नहीं। तो फिर वो लोगों ने कहा कि इस पर क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, इस पे कमेटी उन्होंने बना दिया है और कहा है कि अगले एकेडमिक सेशन से ही ये लागू हो जाएगा। मतलब इस बार से नहीं, लेकिन अगली बार से जो कमेटी रिकमेंड करेगी, जैसे डिप्रिवेशन कमेटी में पटना कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसको उन्होंने एज इट इज़ एडमिशन पॉलिसी में अडॉप्ट कर लिया है। उसी तरीके से वाइवा के नंबर को रिड्यूस करने को भी वो लोग अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपली एग्रीमेंट वाइस चांसलर का और दूसरे टीचरों का भी उसमें टाइम बाउंडेशन मतलब इस से अगले टाइम, यही टाइम बाउंडेशन उन्होंने दिया है। इसके साथ साथ कुछ और इशूज हमारी तरफ से थे जिसको हम लोगों ने उठाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उसको हम लोग नहीं करा पाए। जैसे
ये हालांकि SIS की डीन और दूसरे डीन ने भी उस पर खड़ा होकर के बाकायदा कहा कि अभी क्या होता है कि MPhil से PhD में जाने के लिए जो मिनिमम CGPA है वो है जनरल कैटेगरी का 6 और SC ST का है 5.5 और OBC का भी 6 है। तो उसको बाइफर्केट करने का सवाल जो है हम लोग उठाए और एक लड़की का जो मसला है SIS का CPOT का उसको भी अटैच करते हुए हम लोगों ने उस मसले को उठाया। लेकिन उसमें जो जवाब आया टीचर की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये ऑर्डिनेंस को हम लोग इस तरीके से नहीं बदल सकते हैं कि मतलब एकेडमिक काउंसिल में तुरंत बैठ करके हम लोग ऑर्डिनेंस चेंज कर देंगे और जो ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है उसको हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, बाईपास नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि ऑर्डिनेंस को कई बार जो है ऑर्डिनेंस से अलग एक्सेप्शन केस बना करके कुछ किया जाता है। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब ये था कि मैटर जो है वो कमीशन के पास है, फर्स्ट हियरिंग के बाद जो है हम इस पर विचार करेंगे। तो उस इशू को हम लोग क्लिंच नहीं करा पाए। तो इशू एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इशू होता है वो सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं ये लोग एनी अदर एजेंडा में। तो हम लोगों के पास इश्यूज कई होते हैं और उन इश्यूज़ को एक एक करके बोलते उसमें बहुत सारा सबसे ज़्यादा समय जो है वो वाइवा वोसी वाले सवाल पे ही चला गया और जो हमारे दूसरे इशू थे उसको हम लोग ठीक से मतलब बहुत समय लेकर के नहीं बोल पाए। जैसे ये मुस्लिम डेप्रिवेशन पॉइंट वाला जो मसला था कि उस पर कमेटी बना देना चाहिए। हालांकि वाइस चांसलर ने कहा कि हम जो वाइवा के लिए कमेटी बना रहे हैं हम इस एजेंडे को भी ऐड करेंगे कि डिप्रिवेशन पॉइंट के मैटर को ही देखें या जो पुराना कमेटी है अजय पटनायक की इसी कमेटी को हम लोग कंटिन्यू करा देंगे कि माइनॉरिटी डिप्राइवेशन के मैटर को ही ये लोग देखें। लेकिन इस पे जो है कंक्रीट रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से ये आज के एकेडमिक काउंसिल की रिपोर्टिंग है और बाकी और चीज़ों पे साथी जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड प्रेसिडेंट ने मोटा मोटी आपको रिपोर्टिंग रख दिया। एक पॉइंट बस छूट गया था कि जो डायरेक्ट PhD में रिजर्वेशन की बात है वो भी मान लिया गया है कि डायरेक्ट PhD में जो रिजर्वेशन है उसको लागू किया जाएगा। हम लोग इस बात को बोले कि पिछला जो डाटा हम लोग दिए थे कि 92 में 2 ही रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए सेंटर वाइज अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग बोले कि स्कूल वाइज आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी इसको रिजर्व, लेकिन आपको मानना पड़ेगा और लागू करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोले कि रिजर्व कैटेगरी के अगर स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्व दीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, नहीं आने का बहाना देकर उसको खाली मत छोड़िए या फिर दूसरे कैटेगरी में कन्वर्ट मत करिए। तो इस बात पे डिसीजन लिया गया है कि रिजर्व कैटेगरी के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको एडमिशन दिया जाएगा, नहीं है तो वो जनरल में कन्वर्ट नहीं हुआ किसी दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा, लेकिन आ रहे हैं तो उस पर रिजर्वेशन लागू होगा। और यही सब मोटा मोटी मुद्दा डायरेक्ट PhD में हमने डेटा दिया उनको कि 92 स्टूडेंट्स में से मात्र 2 स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी के सेलेक्ट किए गए लास्ट टाइम। ये ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद हमने बताया कि क्या आर्गूमेंट था सेंटर का आर्गूमेंट था कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका कट ऑफ फुलफिल नहीं होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन देने में प्रॉब्लम होती है जहाँ एक ही सीट होता है। दोनों चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग यूनियन की तरफ से दिए, एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर एग्रीमेंट हुआ, फिर हाउस ने उसको पास किया। हमने सॉल्यूशन ये दिया कि ठीक है सेंटर में 1 सीट है लेकिन पूरे स्कूल में 20 सीट है, तो आप जो है उस पर रोस्टर सिस्टम लागू कीजिए। उसमें पूरा प्रोपोर्शन जिसका जितना है 27%, 15% जो भी है उस तरीके से उसको कीजिए। दूसरा ये है कि आप कट ऑफ का बहाना बना करके रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उसको नहीं लेते हैं, तो आप उस पर ये पोजीशन कीजिए कि रिजर्व कैटेगरी के सीट को अनरिजर्व नहीं किया जाएगा। जो कैंडिडेट है उसको आपको लेना पड़ेगा चाहे उसका कट ऑफ कुछ भी हो। तो ये दोनों बात पे जो है एग्रीमेंट हो गया है। हालांकि डायरेक्ट PhD ख़त्म करने वाली बात भी बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन फिर सारे लोगों ने कहा कि नहीं डायरेक्ट PhD ख़त्म करना सोल्यूशन नहीं है, वहाँ जो प्रॉब्लम है उसको आप रिजॉल्व कीजिए। इस पर भी एक बहुत अच्छा प्रपोजल पास हुआ। और 2-3 चीज़ बस मैंने डिसीजन नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन के बतौर आप लोग को देना चाहते हैं। जैसे कन्हैया ने भी कहा कि प्रॉपर हम लोग को टाइम उतना मिला नहीं सारी चीज़ों पे डिस्कस। हम लोग इतना सारा एजेंडा लेके गए हैं 5-6 पेज का, लेकिन इसमें से 4-5 एजेंडा पे कॉन्क्रीट रूप से बातचीत हो पाई है, इस पर डिसीजन लिया गया है। इसीलिए बाकी सारे इश्यूज़ पे फिर भी हम लोग जब मीटिंग को ख़त्म किया गया
वीसी को मिले और बोले कि आप हमको समय दीजिए या फिर आप पर्सनली इस पे इंटरव्यून करके डिसीजन लीजिए। तो एक बातचीत ये भी हुई कि ठीक है, आपको पार्ट बी में जिस पे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं उस पर आपको 5-10 मिनट देंगे, आप दो जो इशूज़ है उस पर आकर के बोलिए। फिर कुछ लोग बोले कि नहीं, पार्ट बी में स्टूडेंट होते नहीं हैं, उनको अलाउ कैसे किया जाएगा। तो ये वीसी सर किस हिसाब से लेकिन आश्वासन दिए हैं कि आपका जो इशूज़ है वो हम लोग फॉलो करेंगे, चाहे वो, क्योंकि वाइवा विषय का बात रख दिया इन्होंने। लोग तो राजी हो रहे थे कि 20 पे आपको वाइवा विषय को डिक्रीज कर देना है, लेकिन हम लोग राजी नहीं हुए। हम लोग बोले कि इसको और भी मिनिमम करना पड़ेगा, इसीलिए आप कमेटी बिठाए, उसमें हम लोग बातचीत रखते हैं। वो जो तरीके से हम लोग कोई एंटागोनिज्म टीचर के खिलाफ लेकर हम लोग गए नहीं थे। हम लोग एकदम तर्क के साथ, डेटा के साथ और एकदम होमवर्क करके गए थे कि बात करना है, किसी टीचर का हम लोग को पर्सनल दुश्मनी है नहीं। इसलिए हम लोग बोले कि ये लूप होल है। देखिए 30 मार्क्स आप बना रहे हैं, उसमें 3 अगर कैटेगराइज कर दीजिए, 0 to 10, 10 to 12, 10 to 20, 20 to 30, इन 3 कैटेगरी कर देंगे तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलता है, जनरली क्या होना चाहिए, अगर 50 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं तो 25 स्टूडेंट्स को 15 मार्क्स, 15 से ज़्यादा वाइवा मिलना चाहिए, जनरली ये होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि भाई 0 to 5 आपको मिलता है मैक्सिमम लोगों को, और नहीं तो जिसको लेना है 20 to 30 मार्क्स मिलता है आपको। और 0 to 5 किनको मिलता है वो भी हम लोग जानते हैं, जो डिप्राइव कम्युनिटी से होते हैं। तो इस बात को, हालांकि इसको पॉजिटिव कहेंगे हम लोग, इस बात को वो तमाम सारे लोग भी राजी किए और एग्री किए कि नहीं ये होता है और वाइवा में डिस्कशन होता है। और ये आंकड़ा आप जो बता रहे हैं ये ठीक है, कुछ लोगों का छोड़ करके बाकी लोग का ये पोजीशन था। और इसी के चलते बहुत कुछ टीचर जो हैं बहुत ही सपोर्ट किए हैं, बहुत ही वो हमारे फोरम में उठ कर बोले कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। और हम लोग खुद से फील करते हैं, खुद टीचर बोले कि मैं टीचर होते हुए बोलना नहीं चाहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन होता है स्टूडेंट के सामने, ताकि टीचर का जो रेपुटेशन है वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए बहुत खुद से ही रिकॉग्नाइज कि ये होता है, इसको हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन हम लोग माने नहीं कि 20 में आपको डिक्रीज़ कर देना है, क्योंकि हमारा मानना है कि उसको और भी घटाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है। इसलिए कमेटी फॉर्म किया गया है, JNUSU भी उसका पार्ट है। तो उस पर हम लोग अपना जो डेटा हम लोग एनालाइज किए हैं उसको लेकर के जाएंगे फिर से, और सारे जो टीचर्स हैं उनको सर्कुलेट करेंगे और डिसीजन लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइम बाउंड है ये, ऐसा नहीं कि 3 साल के लिए बना दिया। वाइस चांसलर ने कमिट किया है एसी के सामने कि जब ये एसी का एक सेंस है कि ये 30 बहुत ज़्यादा है, इसको रिड्यूस होना चाहिए, तो हम कमेटी बना दिए हैं। क्योंकि आप सारे लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि इसको हम, क्योंकि हम लोगों ने भी एक लॉजिक दिया कि आप 30 मान लीजिए आपका है, जो आपको ये रेंज बता रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 0 से 10 या तो स्टूडेंट मिलते हैं या 20 से 30 में स्टूडेंट मिलते हैं, 10 से 20 के रेंज में स्टूडेंट ही नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जिसको लेना है उसको 20 से ज़्यादा दे देंगे, जिसको नहीं लेना है उसको 10 के कम कर दे देंगे, उसको बाहर कर देंगे। हमने कहा कि इसमें आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप 10 पॉइंट बना सकते हैं, मान लीजिए आर्टिकुलेशन का, प्रेजेंटेशन का, 10 पॉइंट आप रिसर्च प्रपोजल का, और 10 पॉइंट जो है रिसर्च एबिलिटी का, इस तरीके का आप बना सकते हैं। तो इस तरीके का आपका कुछ है ही नहीं। कोई लड़का सिर्फ आ करके या कोई लड़की जो है सिर्फ आ करके आपके यहाँ इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट हुआ, अपने आप में उसको 5 नंबर मिलना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल सिर्फ वो सबमिट कर दिया, इसका उसको जो है 4 नंबर मिलना चाहिए मिनिमम। 0 नंबर आप कैसे देते हैं? इस लॉजिक से जो है उनका तर्क खत्म हुआ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि नाम नहीं होता है स्टूडेंट का, कैटेगरी नहीं होता है। हमने कहा इस देश में किसी का जाति जानना बहुत आसान है, क्योंकि हर इंसान के जो है नाम के साथ जो है उसका जो है जाति पता चलता है। अगर जाति नहीं पता चलेगा उसके नाम से तो उसके बाप के नाम से उसका जाति पता चलेगा। इस देश में किसी का जाति जानना मुश्किल नहीं है। इसके साथ साथ आप जो है लैंग्वेज के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हालांकि इस पे जो है एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन था, और हम लोग जैसे वाइस चांसलर की तरफ से ये प्रपोजल आया कि क्या हम लोग इसको 20 कर दें क्या? सारे टीचर बोलने लगे हाँ 20 कर दीजिए। लेकिन बात यही था कि उसको अभी अगर वो डिसीजन भी ले लेते तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए एक बार सारे सेंटर्स में उसको जाना था। हम लोग अपने पोजीशन पे रिजिड रहे, क्योंकि फिर उन लोग हमारे साथ बार्गेन करना शुरू कर देते कि 20 ले रहे हैं तो 25 क्यों नहीं। तो हमारा जो एक लॉजिक था कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी पे हम लोग स्टिक किए। फिर वाइस चांसलर बोले कि ठीक है, फिर हम इसको कमेटी फॉर्म कर देते हैं। कमेटी इसमें नया हॉस्टल कंस्ट्रक्शन में कुछ बात हुआ नहीं, हॉस्टल पे बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिला कि हॉस्टल पे बातचीत कर पाए। हालांकि हॉस्टल को लेकर के रेक्टर से पहले ही बातचीत है, उस पर हमने जो ये अपना सारा डिमांड सबमिट किया है
उस पर रेक्टर बोला है कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट आकर के ले जाइएगा। उस पर हॉस्टल पे उन लोगों ने यही रिपोर्ट किया है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल से परमिशन हो गया है, वो लोग काम शुरू करेंगे बहुत जल्दी। ये पहले से हम लोगों को पता था। हम लोग ये हॉस्टल और माने वाईफाई इन चीज़ों को छोड़ करके पॉलिसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस किए। डेप्रिवेशन पॉइंट पे, आपको डायरेक्ट पीएचडी पे, वाइवा वोसी पे, ओबीसी रिलैक्सेशन पे और हॉस्टल में ओबीसी रिजर्वेशन पे, और साथ ही साथ वो जो पीएचडी में जाने के लिए जो मिनिमम सीजीपीए है उसको लेकर के एक प्रपोजल एसआईएस डीन की तरफ से आया था कि सीजीपीए हम इस तरह से बना सकते हैं कि जनरल के लिए 5.5, ओबीसी के लिए 5.2 और एससी एसटी के लिए पीएचवीएच के लिए 5। ये प्रपोजल आया था, लेकिन इस प्रपोजल पे कंसेशनस वो बोला कि यहाँ पे हम ये डिसीजन कंसेशनस बना के नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑर्डिनेंस का मसला था, तो उस पर कंसेशनस नहीं बन पाएगा। उस पर कंसेशनस बन जाता तो जो आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का इशू था एक लड़की का और एक एसआईएस का, वो दोनों इशू आज ही रिजॉल्व हो जाता, लेकिन टाइम की अभाव की वजह से जो है फर्दर डिस्कशन नहीं होने की वजह से हम लोग वो इशू रिजॉल्व करा नहीं पाए। बोलिए आप लोग। यूनाइटेड ओबीसी फोरम ने ये माना था कि अगर रिजॉल्व नहीं होगा इशू तो हम ताला लगाएंगे, तो अब मतलब चैन लगाएंगे यहाँ। लेकिन मुझे लगता है हम संतुष्ट हैं और जेएनयूएसयू ने अच्छा काम किया। हम कांग्रेस करते हैं आप लोगों को, चारों ऑफिस लीडर को, बहुत अच्छा काम किया आप लोग। हम लोग संतुष्ट हैं आपके डिसीजन से। अब हम ताला नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये जो पूरा नया प्रोस्पेक्टस बनेगा उसमें छपेगा ना, क्योंकि इस साल का प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी हो चुका है जो डिप्रीवेशन के पॉइंट के बारे में, तो वेबसाइट पे डाल देंगे, तो वेबसाइट पे और नया प्रोस्पेक्टस छपेगा जो नया रूल्स है। मैं ब्रीफली रख देती हूँ उस पर। शुरुआती एजेंडा ही जो बात हुई वो ये था कि इसमें शुरुआती जो बात हुई डेप्रिवेशन पॉइंट्स के ऊपर, उसमें पहले तो हम सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं कि हम लोगों का जो प्रपोजल था वो फाइनली वहाँ पर जाकर के पास हुआ, जिसमें लड़कियों का डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं घटाया गया और जो बीए के लेवल पर जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स था जो घटाया गया था वो भी रोल बैक होगा और ये इसी एकेडमिक सेशन से होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस में ये नहीं लिखा था कि सब्जेक्ट टू एकेडमिक काउंसिल प्रपोजल, उस तरह का कुछ लिखा नहीं। लेकिन जिस टाइम पे हमने प्रपोजल रखा और फाइनली जब ये पास हुआ कि जो कैप है, उस टाइम पे जब ये पास हुआ कि कैप जो है रेज होगा 10 से लेकर के 12 तक रेज होगा, उसमें हनुमान शर्मा जो है उन्होंने कोशिश की उसको वापस करने की, ये बोल करके कि इस पे लिटिगेशन हो जाएगा। एंड द सेंस दैट वी गेट इसकी लिटिगेशन होगा या नहीं होगा वो किसी के थ्रू करवाएंगे, पता नहीं वाईएफपी के थ्रू, एबीपी के थ्रू करवाएंगे, ये इस बात का एक अंदेशा है। लेकिन एज सच ये चीज़ जो है पास हो गई है और इसी बार से ये इम्प्लीमेंट होगी। और उसको मैं अगर सही से रख दूँ, 5 डेप्रिवेशन पॉइंट्स जो है सब लड़कियों को मिलेंगे, 5 डेप्रिवेशन पॉइंट्स ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को मिलेंगे और उसके अलावा 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो विमेन या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरीज या फिर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स, उनसे आते हैं, उनको 7 पॉइंट मिलेगा। कुल मिला के वो 6 + 7 13 भी हो सकता है, लेकिन कैप 12 का है। उसमें हम लोग ब्रॉडली जो है पिछली पोजीशन से बेटर हम लोग सेटिस्फाइड है और वो इसी एकेडमिक काउंसिल से, इसी एकेडमिक ईयर से होगा जो अभी एडमिशन होगा। अर्बन से जो एससी एसटी लड़कियां होगी तो उनके लिए कितना पॉइंट है? मैं थोड़ा नहीं, उनके जो मैंने कहा 5 सभी लड़कियों एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली चैलेंज लड़कियों के लिए 7 टोटल, क्वार्टाइल एरिया की लड़कियों के लिए 7, नॉन क्वार्टाइल एरिया की लड़कियों के लिए 5, नॉन क्वार्टाइल अनरिजर्व कैटेगरी की लड़कियों के लिए 5 पॉइंट्स। दिस इज द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ दिस। और ओबीसी रिजर्वेशन पर जो है, ओबीसी रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन में जिस तरह से हमने कहा कि तमाम तरीके का हनुमान शर्मा ने ये करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली उसको बहुत क्लियरली पॉइंट आउट करके हम लोगों ने ये एस्टैब्लिश किया कि सभी लेवल्स पे, वो सिर्फ 2 लेवल 3 लेवल, आप 5 लेवल लगा दीजिए। आप 5 लेवल का कल आपने अगर ग्रुप डिस्कशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया एग्जाम में, तो उसमें भी आपको जो है रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। ये जो है एकदम चुपचाप से इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी कि ओबीसी का रिजर्वेशन किस तरह से स्कैटल हो। बार बार अंडरलाइन कर करके हमको एजेंडा सर्कुलेट हुआ कि ओबीसी का सीट जो है वो जनरल में ट्रांसफर करेंगे, डिफरेंट एमएचआरडी रेगुलेशंस दिखा करके। लेकिन इस बात पर हमने सहमति बनाई है
कि सभी लेवल्स पे, एलिजिबिलिटी पे, क्वालिफाइंग एग्जाम पे, वाइवा के कॉल पे, जो रिटर्न टू वाइवा ट्रांजिशन है, सब में ओबीसी का रिजर्वेशन जो है सही से इंप्लीमेंट होगा, सब जगह रिलैक्सेशन मिलेगा। डायरेक्ट पीएचडी में आप लोग जानते हैं कि अप्रैल 2015 में ही ये पास हो गया था कि डायरेक्ट पीएचडी में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम लोगों ने उससे कहा, हम लोगों ने वाइस चांसलर से कहा कि ये पिछले एकेडमिक काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं उससे ये वायलेशन है कि जो विंटर सेशन में डायरेक्ट पीएचडी का एडमिशन हुआ उसमें रिजर्वेशन जो है वो लागू नहीं हुआ। तो उसमें डिफरेंट टीचर्स ने व्यूज़ रखे, जो माने हमारे भी सिंपैथेटिक टीचर्स हैं, उन लोगों ने भी अपना व्यू रखा कि एक्चुअली में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता। जब हमने रोस्टर सिस्टम की बात की तो उसमें टीचर्स ने बोला कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता कि हमारे पास जो सीट है वो रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है। इस तरह का कुछ बहुत सारा कन्फ्यूजन प्रिवेल किया, इसलिए उसमें सिर्फ एक बात फेयरली एक्यूरेट रिपोर्टिंग मेरे से पहले ऑफिस बेयरर्स ने की है। सिर्फ एक बात जो इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए कमेटी बनी है देखने के लिए कि क्यों डायरेक्ट पीएचडी का रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि रोस्टर सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस। हम लोग को ये मालूम नहीं था रोस्टर सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस, ये हमने पिछले वीसी को भी जो है इसका सजेशन दिया था, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों को ये रिस्पॉन्स नहीं मिला था। आज हमें पता चला कि रोस्टर सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है, उस पर एक कमेटी बनेगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि रोस्टर सिस्टम होने के बावजूद भी रिजर्वेशन कैसे नहीं मिल रहा है। उसमें एक बात जो साथी कन्हैया ने कही कि वो जो कट ऑफ का है कि आप कट ऑफ ही कर देते हैं उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसका सोल्यूशन यही है कि आप ट्रांसफ़र मत कीजिए, सीट अपने आप भरना शुरू हो जाएगा। बाकी सारे इश्यूज पर जो है आप लोगों को रिपोर्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज पे डेप्रिवेशन पॉइंट, माइनॉरिटी डेप्रिवेशन पॉइंट्स पे क्लस्टर वाला इंग्लिश में नहीं, उस पर कोई भी डिस्कस ही नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में हम लोगों को बोला गया कि खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। उसमें भी कुछ इश्यूज जो है जैसे 27% ओबीसी रिजर्वेशन हॉस्टल का, उस पर डिस्कशन कंप्लीट नहीं होके ऐसे ही खत्म हो गया। ऐसा बार-बार एकेडमिक काउंसिल में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि पास हुआ कि बाइंडिंग नहीं हुआ, पर इस बार जो भी आप बोल रहे हैं रिपोर्टिंग के हिसाब से कि ऐसा उसने एक्सेप्ट किया। इसको बाइंडिंग करने के लिए एक तरीका होता है, एक ऑफिशियल गेजेट निकाले, जो हम एकेडमिक काउंसिल में जो भी अभी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, ना ऑफिशियल गेजेट पेपर में ले आते हैं ना प्रोस्पेक्टस में छापते हैं। उसके बारे में कुछ डिस्कस वो हम देखेंगे, वो अभी डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन आपने ये पॉइंट आउट कर लिया। आगे काउंसिल मीटिंग में जो पास होता है वो मिनट्स होता है, मिनट्स अगर हो जाता है तो वो यूनिवर्सिटी का लॉ बनता है, और जब वो डिसीजन अगर लिया जाएगा कि डिप्राइवेशन पॉइंट्स को 12 करना है तो उसको प्रोस्पेक्टस में छापना पड़ेगा। अगर ये लोग डिसीजन लिए हैं कि ओबीसी स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन ऑल लेवल्स पे देंगे तो इसको प्रोस्पेक्टस में छापना पड़ेगा। ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे डिसीजन लिए हैं ऑल लेवल्स पे देंगे और वहाँ पे छापेंगे कि भाई एक जगह पे देंगे, ये नहीं करेंगे। वो इस बार से ही होगा, वो इस बार से ही बेसिकली जो कन्हैया एक बार वो रिपीट कर दीजिए ना, वो जो एमफिल से पीएचडी प्रमोट होता है SC/ST के लिए 5.5 चाहिए और ओबीसी के लिए 6 और जनरल के लिए, उसमें क्या हुआ? उसमें डिसीजन नहीं हुआ, उसमें प्रपोजल आया SISDN की तरफ से, ठीक है। पता नहीं अगर पार्ट बी में डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इसमें हम लोग वही तो बोल रहे हैं, वही है कि इसमें कमिटी भी नहीं बना। कमिटी ऑलरेडी है बना हुआ, अनुराधा चिनॉय का ही, ठीक है। तो उन्हीं का प्रपोजल था ये, लेकिन उस पर डिसीजन नहीं हो पाया ये इस पार्ट में। वही बोले कि वही एक इशू है जिसको हम क्लिंच करा के नहीं ला पाए, उस पर बनाया है मॉडल इस तरीके से 5.5 जनरल के लिए और 5.2 ओबीसी के लिए और 5 जो है SC/ST PH।